यस सर। हाँ जी, तो क्लास स्टार्ट करें। मेरी वॉइस सबको आ रही है ना अब? यस। हाँ जी प्रदीप जी। किस आ रही आवाज? ठीक है ठीक है। हाँ जी, तो लास्ट क्लास में मैं आपको एक कोई छोटा सा क्वेश्चन दे के गया था, तो सिद्धांत जी ने करा, तो वो तो इंटीज मतलब जी। यस सर। हाँ जी, तो क्लास स्टार्ट करें। मेरी वॉइस सबको आ रही है ना अब? यस। हाँ जी प्रदीप जी। किस आ रही आवाज? ठीक है ठीक है। हाँ जी, तो लास्ट क्लास में मैं आपको एक कोई छोटा सा क्वेश्चन दे के गया था, तो सिद्धांत जी ने करा, तो वो तो इंटीज मतलब करी गलत थी। अगर आप करते तो ठीक हो जाती आगे। सर बाकी बताना कैसे गलत? पवन जी ने करी थी, उन्होंने इंटीज ठीक करी थी। हाँ जी, तो बाकी किसी ने करी नहीं करी इंटीज वो? हाँ जी प्रदीप जी, वंश, प्रकाश जी, लास्ट वीडियो देखी आपने, और श्वेता, आप लोगों ने करी इंटीज। जो मैंने कहा था, अगर इन केस अभी हम क्या कर रहे थे, लास्ट क्लास में हमने टीडीएस का पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इंट्रोडक्शन के बाद हमने देखा था जी उसके अंदर कॉन्सेप्ट किस किस बेसिस पर हम क्या करते थे, टीडीएस कौन काटेगा, कौन लगाएगा, कौन फॉर्म 16 देगा, कौन सा 24 क्यू है, 26 क्यू है, 27, मतलब सारी चीजों का ओवरऑल हमने पूरा उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। उसका डिपॉजिट रिटर्न क्या चीज होती है, फिर मैंने कहा था उसकी हमने इंट्रीज देखी थी। अगर इनकेस आप डिडक्टर ये एम्प्लॉयर थे, तो उसकी इंट्रीज हमने करी थी लास्ट क्लास में, याद हो आपको? फिर उसके बाद मैंने क्या कहा था, एक सिद्धांत जी का क्वेश्चन आया था या वंश का क्वेश्चन था। वो कहता है अगर हम डिडक्टिव होंगे तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया था, तो किस किस ने करा, ये नहीं करा? नहीं करा। नहीं करा। प्रीवियस टॉपिक्स कर रही थी मैं। अच्छा। हाँ जी, तो बाकी प्रदीप जी आपने करा या नहीं करा? नहीं सर। नहीं क्यों? मतलब एक छोटा सा टॉपिक दिया था, मतलब दो एंट्रीज थी उसमें, मैंने बता भी दी थी कि इसमें 3 एंट्रीज हो रही थी, उसमें 2 एंट्रीज हो गई। हाँ जी वंश। सर देखो, पहली एंट्री तो नहीं पता, सेकंड पता है। अच्छा, सेकंड तो पता है, बैंक से पेमेंट आपको रिसीव हो जानी है। सर आप नहीं पता था तभी तो पूछा है। अच्छा, अभी अभी बताते हैं ऐसी बात क्या है। ये देखो, सबसे पहली चीज, एक बार थोड़ा सा बोर्ड ले लेते हैं दोबारा से, थोड़ा सा समझाने के लिए, कि कल जो हमने इंक्रीज करी थी और जो अगर डिडक्टिव होगी, तो वैसे आगे दोनों केस हम करेंगे कि इन केस ऑफ डिडक्टर वो तो हम अभी ऑलरेडी करते हुए चलेंगे, बट आगे जाके इन केस डिडक्टिव ये आपका डिडक्ट हो रहा है, तो आप क्या करोगे। तो सबसे पहली चीज बता दूं, अगर आप डिडक्टिव हो, अगर आप इंडिविजुअल हो और या पर्सन हो, तब तो आपको कोई बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। बट आपकी क्या है जी, कोई बिजनेस एंटिटी जैसे प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप फॉर्म है, उस केस में आप इसको रिकॉर्ड करोगे प्रॉपर्ली, क्योंकि आप बुक मेंटेन करोगे उस टाइम, ठीक है। अब देखो जी, एंट्रीज की बात हुई तो हम मैनुअली सबसे पहले कर लेते हैं, कि मैंने कहा था अगर हम डिडक्टर या एम्प्लॉयर थे, तो हम क्या एंट्री कर रहे थे सबसे पहले टीडीएस डिडक्ट करने की। जैसे मैंने कहा रेंट पे हमने दिया जी, तो मैंने कहा रेंट मैंने कितना, मान लो 60,000 हम पे कर रहे हैं, तो आपको पता है 60,000 मैंने पर मंथ का बताया था, तो मान लो पर मंथ का 60,000 था, तो उस बेसिस पे आप क्या करोगे, इसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे, तो कितना हो जाएगा ये? 7,20,000। हाँ जी, 7,20,000। और इसकी जो लिमिट थी आपकी, अगर आपको याद हो, क्या थी इसकी एग्जम्पशन लिमिट? 2 लाख। 2,40,000 40,000। है ना। तो आपने कहा चलो ये तो क्रॉस कर रहा है। अब मान लो आप बोलते हो जी मैं अगर 4 महीने रहूं तो 2 लाख नहीं जाएगा। अगर आप 4 महीने रहोगे तो मतलब सॉरी 2 महीने मान लो, एक ये करो कि आपने कहा कि आप 2 महीने रहते हो तो 1,20,000 जाएगा। तो आपको ये चीज नहीं देखनी, आपको क्या करना है, अगर आप रेंट पे जा रहे हो और उसकी एग्जम्पशन लिमिट थी 2,40 की, ठीक है, जिसको गवर्नमेंट ने दे रखा है, आप इसको 12 से करते हो तो आपको पता रहता है कि हाँ ये 7,20,000 जाएगा। बट मैंने कहा आप 2 महीने ही रहोगे उधर,
कंडीशन जरूर आती है आपकी, तो इस केस में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो। जैसे मैंने कहा कि आप खाली 2 मंथली आप रेंट करोगे उधर, और रेंट कितना है 60,000, तो कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करो तो 1,20,000। तब आप टीडीएस काटोगे नहीं काटोगे? नो सर, नहीं काटेंगे। नहीं काटेंगे। देखो किसने बोला जी, एक तो श्वेता ने और एक काटेंगे सर। प्रदीप जी काटेंगे। आप देखो दो में से हाँ ना तो जरूर होना ही होना है। काटेंगे वैसे इसमें काटेंगे जी। सर मैं 5 डिवाइड कर देंगे सर। हाँ बिल्कुल, आपको खुद क्या करना, हमेशा क्रॉस चेक खुद करना है, क्योंकि आप बोलो यहाँ तो 1,20 है और यहाँ 2,40 है, तो आपने कहा नहीं काटेंगे जो लिमिट क्रॉस नहीं होगी। बट ये क्या है, ये तो था पर मंथ का और ये है पर एनएम का। तो आपको क्या करना है, इसको 12 से डिवाइड करके देख लो पर मंथ कितने का बनेगा, तो 20,000। अगर इतना रेंट जा रहा है तो आप मत काटो, क्योंकि लायबल नहीं होगे इस समय। और अगर आपका 60,000 है, चाहे आप 2 महीने क्यों ना रहो, आपको इसका 10% टीडीएस तो काटना ही काटना है जी। ठीक है, समझ गए आप? मतलब सर सिर्फ वो 2 मंथ के लिए दे रहा है ना रेंट, फिर वो कुछ भी दे रहा खाली 2 कर मंथ के देगा। लिए, बस आपको क्या कंसीडर करना, जो उसकी एग्जाम्पशन है, अगर आप मंथ वाइज है तो उसको 12 से डिवाइड करके देख लो वो अमाउंट कितना आ रहा है। अच्छा, ये चीज आपको देखनी है। पता है क्या, अगर आप ये चीज नहीं देखते और आपको पता चला अब आपका सी आया, अब उसने देखा अरे इतना बड़ा एक्सपेंस है, या मान लो कोई प्रोफेशनल आपने हायर कर रखा, उसने देखा, वो क्या बोलेगा, भाई इस पे टीडीएस कटना था आपने काटा क्यों नहीं? फिर आप बोलोगे अच्छा, फिर बोलेगा अगर आप ये नहीं करोगे इनकेस कभी नोटिस आया तो मेरे को मत बोलना। फिर आप बोलोगे चलो मैं काट लेता हूँ, बोलेगा काट तो लिया, फिर इस पे पेनल्टी भी जमा कराओगे आप ही, आपको ही लेट रिटर्न फाइल करने के लिए फिर लेट फीस भी देनी है, सब चीज आप ही दोगे, सामने वाला डिडक्टिव को कोई लेने देना नहीं है। और आगे जाके मान लो डिडक्टिव को क्या करो आप, 4 महीने बाद बोलो भाई जो मैंने आपको पेमेंट दी है उस पर भाई 10% टीडीएस कटेगा, वो क्या आपको 10% वापस लौटा देगा? नो सर। नो सर। तो ये चीज आपको अपने हैंड से देखते हुए चलना है कि आप अपने सेफ मोड पे चलो, वरना क्या होगा आगे सारी चीज आपको भरनी पड़ जाएगी। ठीक है, इसलिए टॉपिक में कल ही बताने वाला था बट कल कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए मैंने आज इसको आज रखा जी सबसे पहले, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि आप लोगों को कभी कंफ्यूजन हो सकती है कि जैसे मान लो आप 2 महीने सर्विस ले रहे हो, 1 महीने ले रहे हो, या कभी एक बार क्यों ना लो, आपको ये देखना है कि अगर आप 12 महीने तक लोगे तो क्रॉस करेगी नहीं करेगी लिमिट, तो चाहे उस पर काट लो जी आप उसका टीडीएस जी। अब मैं देखो एक केस बताता हूँ जो मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था, जैसे उसको बाद में रखते हैं। मेरा एक दोस्त था, स्टार्टिंग में जब वो गया तो 10,000 की सैलरी पे, मतलब वो डिजाइनर था, ठीक है, तो उसको उस कंपनी ने हायर करा, उसको क्या बोला आप हमारे एम्प्लॉय हो, ठीक है, बट उसको जब उसको सैलरी देते थे तो उसको क्या करते थे, प्रोफेशनल कंसीडर करके उसका 10% जो आपका 10,000 दे रहे हैं उसमें से 9,000 ही उसको देते थे और बोलते थे 1,000 आपका टीडीएस कट गया जी। अब देखो इसने क्या करा, उसको एज ए एम्प्लॉय नहीं माना, उसको मान लिया क्या जी आपका एज ए प्रोफेशनल सर्विस, क्योंकि एक मान लो वो डिजाइनर है, मतलब किस चीज का जो आपकी फोटो एडिटिंग करता है उस टाइप का डिजाइनर था वो, तो उसने ये करा, उसको जब ये पता चली उसने मेरे को फोन किया, तब मेरे को पता चला जी अच्छा वो तो आपको एम्प्लॉय नहीं मान रहा, एज ए प्रोफेशनल मान रहा। प्रोफेशनल में देखो क्या लिमिट थी, अगर मैं आपको दिखाऊं तो क्या आपको याद है प्रोफेशनल की लिमिट? अब वो क्या कह रहा था, महीने का उसको 10,000 दे रहा है, तो भी उसने देखो काट लिया ना उसने। हाँ जी यस सर। है ना, महीने का उसको 10,000 दे रहा है, चाहे वो 2 महीने काम करे, चाहे वो 1 महीने काम करे, चाहे वो 1 महीने करके या प्रोफेशनली, अगर अभी तो जैसे उसको एम्प्लॉय कंसीडर कर रहा था अपने लिए, उसको बता भी रहा था, बट उसको जो ट्रीट कर रहा था वो कर रहा था एज ए प्रोफेशनल। तो ये सारी चीज तब आपको पता रहेगी जब आप टीएस के पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे। सर 30,000 पर एनम है। 30,000 पूरे पर एनम है, बट उसने बोला चाहे मेरे 1 महीने करो चाहे आप 12 महीने करो, तो आपको पता क्या करना है, हमेशा याद रखना, चाहे आप एक बार ही सर्विस ले रहे हो उससे मंथ में या 2 बार ही ले रहे हो, तो आपको इसको एक बार 12 से मल्टीप्लाई करके देख लो, आपको खुद ही पता चल जाएगा वो लिमिट क्रॉस करेगी। और अपना सेफ साइड चलो, जिसको पहले से ही टीडीएस लेके चलो, कि जिससे क्या होगा कि आगे सारे आप कंप्लायंस करके रखोगे, आपको कोई ना लेट फीस ना कुछ, और सामने वाले को क्या अगर वो बोलता नहीं टीडीएस कटवाऊंगा, तो आप उसको इन्फॉर्म कर दोगे भाई मैं आपसे सर्विस ही नहीं लूंगा, ये वो नहीं करूंगा, तो खुद ही क्या बोलेगा टीडीएस काट लो, उसको आप ये समझा दोगे कि आपको आगे जाके फ्यूचर में इसका रिफंड मिल जाएगा अगर आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं हुई, और अगर टैक्सेबल होती है तो आपका टैक्स में भी मिल जाएगा, है ना।
हाँ सर, जैसे इस केस में जैसे 2 मंथ्स करके वो छोड़ देते जो, तो जैसे ईयरली तब तो बना 20,000, तो इस केस में रिफंड हो जाएगा। हाँ, इस केस में मान लो कि उसकी और कोई इनकम ही नहीं है, तो उसका सारा रिफंड मिल जाना है। बस उसको क्या करना होगा, अपनी ITR फाइल 1। ठीक है सर। ठीक है जी। तो ये केस था जो मतलब आपको डिस्कस करना था मेरे को, कि ये आपको पता होना चाहिए, चाहे आप सर्विस 1 महीने करो चाहे 2 महीने लो उससे, बट आपको TDS जरूर काट लेना है, क्योंकि आपको अगर ये कंप्लायंसेस नहीं करते तो आपको लेट फीस, आपको पेनल्टी, सब चीज आप भरोगे। सामने वाला पर्सन क्या करेगा, अगर उसका TDS नहीं कटा, सारे पैसे दे दे, वो वापसी भी नहीं करेगा, तो क्या होगा, आप TDS के में फंस जाओगे। है छोटा सा कॉन्सेप्ट, कुछ ज्यादा नहीं है, बस आपको क्या है, चीजें आपको पकड़ मानी चाहिए, हाँ ये चीज क्या है, अगर ऐसा हो रहा है तो आप इसका TDS काटना शुरू कर दो। ठीक है, क्लियर जी? अब यस सर। ये कॉन्सेप्ट क्या, आपको TDS किस बेसिस पे काटना है, चाहे वो मंथली हो चाहे ईयरली का आप पे कर रहे हो, आपको चाहे एक केस हो रहा है, चाहे आप उसको एडवांस दे रहे हो। अब मान लो आपने किसी प्रोफेशनल को एडवांस दिया, क्योंकि अभी हम अदर देन सैलरी वाला कर रहे हैं, तो अभी हम सैलरी का कुछ नहीं ले रहे, हमने कहा अदर देन सैलरी का है। मैंने प्रोफेशनल को 1 लाख रुपए दे दिए, अब 1 लाख रुपए दिए तो उसमें TDS काट के दूंगा मैं उसे। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। अभी ऐसी एंट्रीज भी आगे अभी टैली पे भी करेंगे, अभी बस खाली आपको ये बता रहा था कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आ जाते हैं जी वापसी डिडक्टर और डिडक्टिव पे, अगले पेज पे इधर, कि हमने जो कल वाली क्लास में क्या करा था जी, डिडक्टर के रिलेटेड सारी एंट्रीज, या एम्प्लॉयर का बोल सकते हो। तो हमारी पहली एंट्री हुई थी कि रेंट अकाउंट डेबिट, जैसे हमने रेंट का लिया था 75 नहीं लेंगे, मैं 60 ही ले रहा हूँ। ठीक है, 2 हमने बोला राजबाला को, तो राजबाला की हम एक लाइबिलिटी बना रहे हैं, इसलिए ये क्रेडिट होता है, तो मैंने कहा इसका काट लोगे, 54,000 इसको दिखाओगे, और 2 TDS ऑन रेंट 6,000 का। ये हो गई थी एंट्रीज। अब मैंने कहा तो चलो ये था, अब मैंने कहा डिडक्टिव के केस में क्या करूंगा मैं, तो डिडक्टिव में याद रखो ना कि जब TDS यहाँ क्या एक लायबिलिटी बन रही थी, उसके लिए क्या होगा, उसका डिडक्ट हो रहा है, आगे जाके उसी को मिलना है, उसके लिए एसेट्स कंसीडर किया जाती है, करंट एसेट्स, याद रखना। तो कभी भी एसेट्स बढ़ती है, तो मैंने कल बताया था आपको 5 रूल अगेंस्ट क्या होता है, डेबिट। आपको सबसे पहले क्या करना है, आप यहाँ उस पार्टी का नाम लिख दो कि उस पार्टी से रिसीव होगा आपको, है ना, तो आपको रिव्यू कर रहे हो आप, तो राजबाला अकाउंट 54 से, और यहाँ पे फिर डेबिट करोगे TDS ऑन रेंट 6,000 से, और 2 रेंट रिसीव करके बना दो, जिससे आपको क्लियर है। कितना है जी आपका 60,000। ठीक है, ये सर डिडक्टिव की बुक की एंट्री है। हाँ ठीक है, लेकिन उसका उसकी बुक में उसका ही नाम आ गया। किसकी बुक में, राजबाला की बुक में सर। मतलब मैं यार मेरे को याद नहीं रहा, ये यहाँ MK रखो, पार्टी नेम। सर मैं TDS को वो इनकम ले रहा था। हाँ ये बस गलती कर रहे थे, गलती कर रहे थे। एंट्री तो ठीक थी, बट उसमें एक वही क्या, आप इनकम कंसिडर कर रहे थे, इनकम उसको मिलनी नहीं है, और बाद में क्या करेगा, बैंक से उतना पैसा रिसीव कर लेगा, क्योंकि पता है उसको जो इनकम ये 60,000 की हुई है, उसमें से 6 तो उसने क्या TDS कट दिया, बट उसके लिए क्या आगे उसी को मिलेगा, या उसकी जब लायबिलिटी बनेगी तो ये 6,000 उसको एडजस्ट करेगा, अगर लायबिलिटी नहीं बनती तो सारा का सारा रिफंडेबल है। सर 2 एक दूसरी एंट्री हो जाएगी ना लास्ट में आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू MK PVT LTD जो आपका है, इसमें कितना 54,000, बस ये एंट्री हो जानी है। सर ये 2 में क्या लिखा हुआ है नीचे? कौन सा 2 में, ये हाँ रेंट रिसीव। ये रेंट रिसीव आपका, और अंदर किसका आएगा ये? ये डायरेक्ट इनकम, समझ गए आप, डिडक्टेड डिडक्टिव। ठीक है सर। तो ये तो होगा हमारे मैनुअल कॉन्सेप्ट। अब आ जाते हैं हम टैली पे, क्योंकि टैली पे क्या होता है सारी चीजें। हाँ सर आपने पहली एंट्री ड्यू में दिखाई थी, पहली वाली एंट्री, हाँ ये पहले ड्यू में जाएगी ना, क्योंकि हमें पता है ना कि पार्टी हमें कितनी पेमेंट देगी, ये देगी हमें पेमेंट। हमें भी तो क्या है, जब तक अगर हम ये पेमेंट नहीं रिसीव करेंगे और ये एक्चुअल बैलेंस इतना ही नहीं आना चाहिए, तो 6,000 हमेशा उसके लेटर में खड़ा दिखाएगा, जो कि हमारा TDS कट चुका है।
तो ये टीडीएस और करंट किसके अंदर आएगा? ये करंट एसेट, इसके केस में करंट एसेट जाएगा जी। डिडक्टिंग के केस में। हाँ, और इसके केस में आपको वही ड्यूटी एंड टैक्सेस, क्योंकि आपकी लायबिलिटी है, आपको गवर्नमेंट को जमा कराना है। ठीक है सर, ये सबको आगे है। यस सर। क्योंकि आगे जाके जब अभी जीएसटी भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, अभी तो आप क्या करो टीडीएस कर रहे हैं, आगे जाके इसमें जीएसटी भी घुस जाएगा, बोलेगा जी मेरा भी टैक्स है जी, क्योंकि सामने वाले पर्सन ने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो मैं तो वही जीएसटी लग के आऊंगा, और आपको अगर आपने भी जीएसटी कर रखा है जी रजिस्ट्रेशन, तो आप उसका क्लेम कर लोगे। तो इस केस में थोड़ी सी एंट्रीज और चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो तब के लिए फिर आगे समझो आपको इन्फॉर्म कर दिया, इस चीज को आप रिसर्च करना स्टार्ट कर दो, आगे पहले एंट्रीज आती है दूसरी। क्लियर जी? अब आ जाता है टैली, क्योंकि अब टैली पे जो हमें इंक्रीज करनी है, कैसे रिकॉर्ड करेंगे, क्या रिपोर्ट्स दिखाएगा हमें, सबसे पहले बेसिक जो हमारी इंक्रीज है उसके ऊपर। तो हम चलते हैं जल्दी से टैली पे। तो मैंने देखो एक शीट ले रखी है, कुछ ज्यादा नहीं लिया है, 2 महीने का डाटा ले रखा है आपका। अगर ये चीज कर रही है तो मैं सर्वर क्लोज कर दे रहा हूँ। ये आप देखो रेंट और दो प्रोफेशनल फीस, इन दोनों का हमने एक्सपेंस कंसीडर किया है, और इसको क्या करना है जी, हम अभी डायरेक्टर है, डायरेक्टिव में चले जाना, क्योंकि आज अभी डायरेक्टिव का कुछ मॉडल आप सोचो, डायरेक्टिव का रोलिंग करना नहीं। हम क्या है जी यहाँ पे, तो मैं हम बता देता हम क्या है, तो हमने जी यहाँ पे जो हमारा पीडीएफ फाइल हमें जी आज बिजनेस मेंटर। तो हम क्या करते हैं, हम एक तो रेंट पे करते हैं अपना, और एक प्रोफेशनल फीस, जैसे ये था हमारा, तो उसको भी हम प्रोफेशनली उसको हम पे करते हैं, उसको हम पैसे पे करते हैं, तो उसका अगेंस्ट हम इसको जब पे कर रहे हैं तो हम उतना उसका टीडीएस काटते हैं। ठीक है, तो हमने बोला जी इसकी एंट्रीज हमें सबसे पहले टाइम में चढ़ानी है, बाकी भी और जो चीज होगी वो आगे जाके देखते रहेंगे कि टीडीएस प्लस जीएसटी या जीएसटी प्लस टीडीएस जो भी कॉन्सेप्ट आप बोलो वो भी देख लेंगे। बट सबसे पहले टीडीएस तो सिंपल एंट्रीज होती है, कैसे रिकॉर्ड, तो उसका सेटअप हमें क्या करना है टैली के अंदर। तो हम चलते हैं जल्दी से टैली पे। प्लीज इंश्योरेंस एजुकेशन आपके पास भी आता होगा, अगर आपके पास लाइसेंस हो रीएक्टिवेट लाइसेंस कर देना, या वरना आपके पास एजुकेशन होगा, क्योंकि ना अभी हमारे सर्वर में थोड़ा सा 1-2 दिन से दिक्कत हो रही है, तो सर्वर ऑटोमेटिक बंद हो रहा है। ठीक है, तो आज शायद एजुकेशन को भी मेरे को पढ़ाना पड़ जाए, अगर सर्वर नहीं चल रहा होगा तो। आज मतलब समझ लेना आपके अकॉर्डिंग ही चलेगा आपका, अगर सर्वर नहीं चला तो जैसा आप घर पे कर रहे हो आज मेरे को वही करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी एजुकेशन मोड ही चल रहा है, क्योंकि सर्वर बंद कर दे तो हम यही यूज कर लेते हैं, और हम आते जी नई कंपनी क्रिएट करते हैं। क्रिएट में जाएंगे और बनाते हैं जी बिजनेस मेंटर प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है जी, प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पे फिर A3 थर्ड फ्लोर गार्डन दिल्ली 110027। फिर यहाँ पे दिल्ली। ठीक है जी, और चीज डिटेल दे रखी है यहाँ पे, तो यहाँ पे फोन नंबर इनवॉइस नंबर ये सब दे रखा है। ठीक है, बाकी डिटेल नहीं है तो हम इसको सेव कर दीजिए। हम क्या करें, इनको एड्रेस businessmentor.in, तो ईमेल डाल देते हैं जी info@businessmentor.in। ठीक है, मैंने करेगा तो सेव करने का आपसे जीएसटी पूछेगा, तो जीएसटी को मैं यस लेके चल रहा हूँ, बट सेटअप नहीं बता रहा हूँ, डिटेल डाल रहा हूँ, वो बाद में हम डाल देंगे। जब आप कहते हो तो जीएसटी नंबर देखो इनका दे रखा होगा यहाँ पे, वैसे नहीं दे रखा इन्होंने जीएसटी बता दिया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम अभी जीएसटी लेके चल रहे हैं, मतलब नंबर नहीं डाला, ये इसलिए लेके चल रहा हूँ मैं, क्योंकि जब आप जैसे कोई कंपनी में काम करोगे तो वहाँ जीएसटी टीडीएस दोनों सेटअप मिलेंगे आपको। ठीक है, जब आपको दोनों सेटअप मिलेंगे तो आपको क्या करना होगा जी, वो दोनों सेटअप है तो दोनों सेटअप के अकॉर्डिंग ही लेजर बनेंगे। तो आपको अगर कोई सेटअप में नो करके दिखाऊंगा तो अभी तो आप ठीक जाओगे, बट आगे जब जाओगे तो आगे दोनों ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको तब कौन सा डिसेबल कौन सा अनेबल करना वो चीज समझाने के लिए मैं दोनों यस लेके चलता हूँ।
तो ये देखो जैसे आप यस करोगे इसको आपको खुद यस करना पड़ेगा, टीडीएस डिडक्टेड डिटेल। तो यहाँ देखोगे 10 रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आपका 10 रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जब आप अप्लाई कर दो फॉर्म 49 समथिंग ए बी समथिंग है, जैसे पैन कार्ड के लिए होता है, पैन कार्ड के लिए होता है, तो आप यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन जब आप भरते हो उसमें तो एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है आपको। तो वो नंबर अगर आप फिल करना चाहते हो या फिल कर दो, या आपको मैंडेटरी नहीं है, 12 डिजिट का रहेगा, या 10 नंबर आपका, ये बताना बहुत जरूरी है। वरना क्या रहेगा, जब भी आप कोई मान लो कोई इश्यूज करोगे, जैसे मान लो फॉर्म 16 या कुछ भी कोई स्टेटमेंट निकाल रहे हो, तो उसमें आपका 10 नंबर जरूर होना चाहिए। तो आपका 10 नहीं है तो आपको यहाँ बताना है। तो 10 नंबर देखो मैंने शीट में ले रखा है इनका, जो ये रहा, यहाँ से कॉपी, ये भी 10 डिजिट का रहेगा जी आपका, कंट्रोल वी से पेस्ट, इसमें स्पेस आ रखा है देखो हटा देंगे। देन यहाँ देखो डिडक्टेड टाइप, डिडक्टेड टाइप आप जब देखोगे तो आपकी कंपनी में इतने सारे नहीं दिखाएगा, आप घर पे टैली में करोगे, ये कैसे शो हो रहा है, मैंने F12 से ये ऑप्शन यस कर रखा है, शो ऑल डिडक्टेड टाइप। ये जैसे आपका कंपनी है, फर्म है, या आपकी प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप जो भी आपकी है, उसके अगेंस्ट आपके सारे ऑप्शन आने चाहिए। और अगर मैं इसको नो कर दूं तो देखो आपको क्या दिखाएगा यहाँ पे, खाली कंपनी एंड इंडिविजुअल। बट आप चाहते हो हर चीज आपकी जिसके ऊपर भी ये लायबिलिटी, मतलब आपकी टीडीएस की लायबिलिटी बन जाती है। तो आपने कहा मेरा ये आपका स्टेटस नहीं कंपनी का या मान लो इंडिविजुअल, आपने पार्टनरशिप बोले तो यहाँ एक्चुअल करो, इसको यस करो, और यस करते देखो यहाँ सारी चीज शो करेगा, फर्म है, कंपनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ब्रांच, डिवीजन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आपका स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ट्रस्ट, आपका एओपी, आपका एजेपी करके, मतलब जितनी भी आपकी एंटिटी होती है। मैंने कहा अभी तो मेरा कंपनी है, कंपनी लेके, और यहाँ पे क्या रजौरी गवर्नमेंट जो आपकी ब्रांच है, फिर एंटर करके यहाँ पूछेगा सेट आउट डिटेल फॉर पर्सन रिस्पॉन्सिबल। आप जैसे इसको यस करोगे ये वो पर्सन है, जैसे इसमें ऑटोफिल हो रहा है जो कंपनी का एड्रेस है, वरना आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप अपना जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जो डायरेक्टर या जो भी आपका कुछ होगा, अकाउंटेंट मैनेजर, जिसको भी आप रिस्पॉन्सिबल बनाते हो कि आगे जाकर फॉर्म 16 या टीडीएस से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट निकलेगा तो उसकी साइन वैलिड है, ठीक है, जैसे होता है ना ऑथराइज सिग्नेटरी आपके सब बने होते हैं, उन सब से रिलेटेड आप उसी को यहाँ कर रिस्पॉन्सिबल पर्सन बना, तो आप यहाँ फिल कर देना, ठीक है। मैं ऐसे भी एज्यूम कर ले रहा हूँ यहाँ पे ऐसे निशान सर को बना देते हैं, ठीक है। बाकी उनकी डिटेल बाद में फिल कर देंगे, आप लोग ये प्रॉपर डाल देना, आप अपनी कंपनी में खुद बन जाना है, ठीक है। और फिर आपसे पूछेगा रेट एंड एग्जम्पशन डिटेल, तो यहाँ पे आपको कुछ यस नहीं करना, ठीक है, आप इग्नोर आईटी एग्जम्पशन, हमें जो एग्जम्पशन लिमिट दे रखी है हमें वो इग्नोर नहीं करनी टीडीएस की, तो उसको नो ही रखना है। फिर एक्टिविटी टीडीएस और स्टॉक आइटम पे टीडीएस नहीं है तो उसको नो ही लेके चलेंगे, ठीक है। और सेव करके पूरा एंटर सेव करना, तो आपका टीडीएस का कॉन्सेप्ट आने को जी। तो अब मैंने कहा जी सबसे पहले मेरे को क्या करना है, जैसे मैं इसको काट दे रहा हूँ, हम आते हैं, मैंने कहा पहली जो डेट है मेरी 30/4 को, कि मैंने कहा राजवाला को हम रेंट पे कर रहे हैं ये, फिर मैंने कहा 30 तारीख की, तो आपको ना सबसे पहले ये नहीं करना कि इसकी सारी एंट्रीज कर लो फिर उसका इसकी सारी एंट्रीज करो, नहीं, आपको डेट वाइज चलना है। डेट वाइज में क्या, जैसे 30 और ये 30 दिखा रहा है तो पहले 30 की एंट्री दोनों बुक करोगे आप जीबी, उसके बाद आगे जाके जैसे मैंने मेंशन कर रखा है, फिर आप जनरल की एंट्री करने के बाद क्या करोगे, जो उसकी पेमेंट होगी या मान लो पार्टी की जो पेमेंट करो 5/5 को करो अगले महीने की, जैसे आपका अप्रैल का तो मई में, अगर जून का होगा और सॉरी मई का होगा तो जून में। बट आपके पास अगर एजुकेशन मोड होगा तो ये डेट 2 लेके चलना है, 2 एज्यूम करना है इन दोनों को, ठीक है। इसको तो ये 31 उठा लेगा आपका, क्योंकि लाइसेंस होता तो आपकी यही डेट उठाता, और मेरा भी सर्वर चल नहीं रहा है तो इसलिए आपका ये एजुकेशन मोड चल रहा है, समझ गए पॉइंट। हाँ जी हेलो, यस सर। प्लीज नहीं डालनी, अगर आप प्लीज डालोगे जैसे मैं भी दिखा देता हूँ यहाँ पे अप्रूव करके 30/4 प्ले उठाएगा नहीं, क्योंकि अभी मेरा एजुकेशन मोड इसलिए मेरा सर्वर चल नहीं रहा है, तो आपको क्या करना है अप्रूव करके 2 तारीख कर लेना। मैंने कहा 2 तारीख को, और मैंने कहा जी इंक्रीज करने, तो इंक्रीज क्या बोलेगी, मैंने रेंट पे करा किसको, राजवाला को, उस पर 10% का टीडीएस का रेट है तो उसका डिडक्ट कर लेना है, और आपको फिर आगे गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना है। तो मैं सबसे पहले इसके लिए लेजर बनाऊं, इसको इंक्रीज कर लूं, लेजर बनाएंगे सबसे पहले, कह रहा है मतलब मैं ये चाहता हूँ कि आप सीधा यहीं पे आप लेजर क्रिएट करना, ठीक है। एक तरीका तो क्या आप बोलोगे यहाँ आप लेजर बनाओ ये सब, आप इसकी जगह ब्राउजर में आके F7 में ही
कुछ नहीं करना जी, आपको यहाँ पाओगे और क्या करोगे जी, ऑल्ट सी करके रेंट पेड बनाओ या रेंट का बनाओ और यहाँ किसको रखोगे इसमें, बता दियो यार, ठीक है। हाँ जी, एक्सपेंसेस, ठीक है। एक्सपेंसेस करने का कुछ चीजें नहीं करनी, आ जाना है स्टैट्यूटरी डिटेल। आप देखो इसमें जीएसटी दूसरा टीडीएस, अगर हम जीएसटी प्लस टीडीएस का कॉन्सेप्ट होता तो हम जीएसटी रख लेके चलते कि मान लो जो आपका राज वाला है वो आपका जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो हमें वो क्या कर रहा है, जीएसटी वाला बिल बना के दे रहा है, तो हम इसको भी अप्लीकेबल रखते हैं। बट मैंने कहा जी वो तो इंडिविजुअल है, उसने जीएसटी वाला नहीं ले रखा है, तो हमें वो टैक्स नहीं लगा के दे रहा, तो मेरे को ये अप्लीकेबल भी नहीं रखना है। याद रखना, जब सामने से जीएसटी वाला बिल आए रेंट का भी, तो आपको अप्लीकेबल रखना, वरना इसको क्या करोगे आप, हाँ जी, नॉट अप्लीकेबल, वरना क्या होगा, ये इंक्रीज आपको जीएसटी की क्या होगी जी, उसमें मिसमैच शो करने लगेगा। तो मेरे को कोई मिसमैच नहीं चाहिए किसी टाइप का, इसलिए मैं इसको नॉट अप्लीकेबल रखा हूँ। फिर पूछेगा टीडीएस अप्लीकेबल, तो ये जरूर यस करना है, क्योंकि हमने कहा इस पर टीडीएस की लायबिलिटी बन रही है हमारी, तो हमें इसका डिडक्ट करना है, तो हमें ये बताना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे अप्लीकेबल। अप्लीकेबल करने के बाद आपसे पूछेगा नेचर ऑफ पेमेंट, ये आपकी नेचर ऑफ पेमेंट मींस क्या, जो आपके टीडीएस के सेक्शन है वो सारे टैली में लाइसेंस में ऑटोमेटिक बने रहते हैं, बट एजुकेशन बोर्ड में हमें खुद लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने कहा जी यहाँ मेरे को बनाना है, तो बनाने के लिए एनुअली आप क्रिएट हो जाओगे, क्रिएट करने के बाद ये विंडो आएगी, तो एक याद कर लो या लिख लो, अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप ऑल्ट एच करोगे तो ये सारी चीज आपको शो कर देगा। देख लो हेल्पर यहाँ लिखा हुआ है, तो आप यहाँ ऑल्ट एच करोगे तो यहाँ पे सारी डिटेल उसकी दिखा देगा। वैसे मेरा लाइसेंस हो गया, तो देखो यहाँ पे देखो, देख रहे हो मेरा गोल्ड हो गया ना, यस सर। तो अभी मेरा लाइसेंस हो चुका है, तो देखो ये शॉर्टकट की यूज हो गई। आपको यहाँ कोई लिखना पड़ेगा मैन्युअली, पहले बता दूं, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं यहाँ क्लास में तो देखा, हाँ सर ने ऑटोमेटिक यहाँ क्या करा था, ऑल्ट एच करा, बट आप घर पे कर रहे हो तो आप बोलो ऑल्ट एच हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आपके पास एजुकेशन बोर्ड होगा, तो आपको यहाँ लिखना होगा कि रेंट ऑन बिल्डिंग या रेंट ऑन ऐसे करके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी, यहाँ पे रेंट ऑन बिल्डिंग का आपका है 10%, फर्नीचर पे अगर ये वाला होता तो आपको मशीनरी इक्विपमेंट तो 2%। तो मैंने कहा रेंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, इसको सेलेक्ट किया, तो यहाँ सेक्शन ऑटोमेटिक आएगा, आप लोग खुद लिखोगे और यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि रेट ऑफ इंडिविजुअल या फिर रेट ऑफ अदर डायरेक्टली टाइप। तो अभी कितना है, दोनों के लिए सेम 10%, और इसकी लिमिट कितनी बताई थी मैंने, हाँ जी 240 भी, बट ये मैं मंथली रेंट पे कर रहा हूँ 20,000। 20,000, ठीक है साहब, मैं 20 लिख सकते हो। अब मान लो एक केस और मैं आपके सामने मतलब डिस्कस करते हैं, मैंने कहा 20 मैंने बता दी, ठीक है। अब आप लोग गए कहीं पर ऑफिस रेंट पे गया, उस समय आपका 10,000 रेंट था, ठीक है, हाँ जी 10,000 रेंट था, और मैंने कहा जी क्या करूँगा, आज 10,000 है, अगले महीने मैंने आपको बोला 12,000 कर दिया, फिर मैंने बोला अगले महीने कितना कर दिया 15,000, फिर अगले महीने मैंने कहा आपका काम बहुत चल रहा है, मैंने कहा 20,000, फिर अगले महीने ऐसे 22,000, आपका रेंट बढ़ते ही जा रहा है। तो उस केस में कोई फिक्स लिमिट बता पाओगे नहीं ना, नहीं सर। तो उस केस में क्या करूँ, मैं तो हमेशा ये सजेस्ट करूंगा आपको यहाँ कोई लिमिट लिखो ही मत। कल को मान लो आपका लैंडलॉर्ड क्या कर रहा है, आपको अभी बोल रहा है 15,000 में रहोगे आपको, और आगे जाके क्या बोलेगा आपसे कि भाई तुम्हारा काम तो बहुत चल रहा है, 25,000 रेंट दो मेरे को। तो पता है गवर्नमेंट क्या बोलती है, आपकी जब से वो लाइबिलिटी मतलब रेंट का है, जब से आपको वो डिडक्ट करना था, समझ रहे हो, हाँ जी। ये पॉइंट समझे या नहीं समझे, पहली चीज बताओ। यस सर। ये कौन सा पॉइंट था, ये कहने का मीन्स क्या है कि रेंट आपका अनसर्टेन है। ये कहने का मीन्स क्या है कि अभी रेंट आपको उसने बोले 15 में रहो, जैसे 6 महीने में आपका बिजनेस भाई बड़ा फला फूला, उसने एकदम से बोला भाई अब तो 25 लूंगा वरना खाली कर दे। अब आपको भी क्या था भाई, आपका काम यहाँ चल रहा था, आपने बोला चलो भाई ये भी है तो आप दे देंगे, वरना आप पीछे से ढूंढते रहो, बट आपकी क्या वहां पे आपकी टीडीएस की लायबिलिटी बन गई वहां पे, ठीक है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, अगर आप लिखना चाहते हो तो 20,000 लिखना। अगर आपको पता है अगर ऐसी सिचुएशन होती है आपके बिजनेस में, इन केस ऐसा होता है, ये सब आपको देखना पड़ेगा जी, क्योंकि आप डायरेक्टर हो,
गवर्नमेंट ने आपके ऊपर सारी चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है, या पहले उनसे एग्रीमेंट कर लो। जैसे ज्यादातर आपके रेंट पे जाते हो तो एग्रीमेंट हो जाता है कि आपका रेंट इतना हर महीने का रहेगा, और जब आप बढ़ाओगे तो पहले कब, साल के एंड के बाद। तो आपको पता रहेगा हाँ इस साल मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है, तो आप यहाँ 20,000 लिख सकते हो। समझ गए पॉइंट? किस किसको समझ में आया ये बताओ, ये किसको नहीं समझ आया? कुछ नहीं सर। हाँ ना तो बताओ भाई। मतलब सबको समझ में नहीं आया? अच्छा फिर बोलो ना क्या आ गया। ठीक है, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस में कैसा रेंट आपका लैंडलॉर्ड के साथ जो भी आपने कर रखा है। अगर इस टाइप का जैसे जब मर्जी बढ़ा देगा तो आप इसमें कोई लिमिट ना लेके चलो, जिससे आपको टैली भी इन्फॉर्म कर देगा इस पर टीडीएस लायबिलिटी बन गई। वरना अगर आप बता के चलोगे, जैसे मैं 20,000 बता देता हूँ, 20,000 से नीचे पे वो काटेगा नहीं, या 20,000 तक पे उससे अबव कोई ही वो डिडक्ट कर देगा। ठीक है, सर अगर फिर ये गलती किसकी होगी? ये गलती गवर्नमेंट आपको पकड़ के बोलेगी जी आप देखो, हर तरफ से आपको देखना है। अच्छा, गवर्नमेंट ने नहीं क्या काटा तब भी हम देखें। गवर्नमेंट ने क्या बोला, एक तो एम्प्लॉई और उसका तो टीडीएस काटना है हमें, तो हम तो उसका पैसा चाहते हैं, और किसको रिस्पॉन्सिबल कर दिया, जो उनसे सर्विस ले रहा होगा। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, तो दूसरा वाला भी जीएसटी पूछेगा आपसे, तो इसको भी नॉट अप्लीकेबल, क्योंकि जीएसटी से कोई लेने देना नहीं है, तो इसमें नॉट अप्लीकेबल ही लेके चलेंगे। और देन एंटर करके इसको सेव कर गया। मैंने कहा कितने का रेंट था सर 10 नंबर भी नहीं डालना? अभी तो रेंट का है ना, रेंट का कहाँ से 10 नंबर डालोगे, और सुनिए नंबर अच्छा हाँ ठीक पर्सन का डालोगे ना। फिर देन एंटर करके यहाँ पे क्रेडिट में जब आप आओगे तो यहाँ ऑल्ट सी करके बनाओगे क्या, यहाँ पे राजबाला। सबसे पहले टीडीएस का मत बनाने लगना, क्योंकि राजबाला में टीडीएस ऑटोमेटिक काटेगा आपका टैली। कहीं आप सोचो टीडीएस का पहले बना दो राजबाला का बाद में, तो फिर आपको मैनुअली लिखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे ऐसी कंफ्यूजन करते हैं। जैसे मैं तो पढ़ा रहा हूँ क्या, रेंट अकाउंट डेबिट टू राजबाला फिर टीडीएस, तो मेरा ऑटोमेटिक फिल होगा, अभी देख लेना। बच्चे क्या करते घर पे जाके कि रेंट बनाया, उसका फिर बना दिया टीडीएस ऑन रेंट, और फिर मैनुअली लिख रहे, बोले सर आपका ऑटोमेटिक आ रहा था, मेरा मैनुअल आ रहा है। वो इसी रीजन से आता है। ठीक है, राजबाला इसको हम रखेंगे करंट लायबिलिटी में। ठीक है, और देन एंटर करके ये वाला ऑप्शन, इसको लिखते हुए चलो, जो मैं आपको बता रहा हूँ स्टैट्यूटरी डिटेल, आप इसको यस करोगे तो आपसे यहाँ पूछेगा ट्रीट एज ए टीडीएस एक्सपेंस, तो आपको इसको यस करोगे तो आपको देखो ये बोलेगा कि रेंट के लिए, बट आपको ये नहीं करना है, आपको इसको नो ही रखना है। आपको करना है ये, क्योंकि जब आप रिटर्न फाइल करोगे तो आपको बताना पड़ता है कि कौन सा पर्सन था जिसके आपने टीडीएस इतना काटा है, इंडिविजुअल था, कंपनी था, क्योंकि उसके अगेंस्ट ही उसको फिर आगे जाके जब वो अपनी आईटीआर फाइल करेगा तभी उसको क्लेम मिलता है। तो आपको ये चीज नोटिस करना बहुत जरूरी है। मैंने कहा भी पर्सन है खाली, तो मैं इंडिविजुअल सेलेक्ट करूंगा। ये एचयूएफ होगा तो फिर मैंने कहा कोई कंपनी होगी, तो यहाँ पे देखो आपको दिखाएगा कि कंपनी आपकी इंडिया है, रेजिडेंस, और ये हमें एजुकेशन मोड में दिखाएगा। ये हाँ ये सारी चीज दिखाएगा, बस आपको वही सेक्शन नहीं आएगा जो आपको बनाना होता है कैटेगरी का। ठीक है। हाँ जी वंश जी, क्रेडिटर नहीं ले सकते। क्रेडिटर देखो एक केस है आपका, क्योंकि टैक्स में ना आगे जाके जब आप ये पढ़ोगे जैसे टीएस ये इन सब में, तो क्रेडिटर हम उसको कंसीडर करते हैं जो आपको बिल रेज कर देगा। ठीक है, जो बिल रेज नहीं करता है और आप उसको ऐसा एक्सपेंस पे करते हो, उसको हम करंट लायबिलिटी ही लेंगे। ठीक है जी वंश। तो मैंने कहा यहाँ पे इंडिविजुअल है, तो यहाँ एचयूएफ के रेजिडेंट। अगर कंपनी होता तो हमें बताना था कंपनी इंडिया की है, नॉन रेजिडेंट है। अगर आपका कोई कॉर्पोरेट बॉडी होती तो वो, वरना कोई सोसाइटी, तो ये मैंने कहा इंडिविजुअल है, या कोई लोकल अथॉरिटी या कोई पार्टनरशिप फर्म है जो आपको रेंट का मतलब ऐसा प्रोवाइड करवा रही है, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। बट मैंने कहा कौन है, इंडिविजुअल। फिर आप पूछोगे डिडक्ट टीडीएस इन पेइंग वाउचर, इसको जरूर यस रखना है। ठीक है, इसको जैसे आप एंटर करोगे तो इसमें एक चीज आपसे आप पूछनी थी, आपसे देखो यहाँ पे यस करा और आप एंटर करके आए, तो एक चीज नहीं पूछा, चलो कोई नहीं, इसको अभी आगे देखते हैं, वो आपको बता दूंगा अगर इनके सीरियस नहीं करता तो। वरना नहीं, अगर आपका डिडक्ट कर देगा तो इसमें कोई एक्स्ट्रा फंक्शन अनेबल करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको डालेंगे सर पैन नंबर? हाँ यहाँ आप जरूर डालेंगे, यहाँ जैसे एड्रेस आप फिल कर दोगे। मैं अभी नहीं कर रहा, मैंने कहा सबसे पहले हम जा रहे हैं यहाँ पे पैन नंबर, तो पैन नंबर आप देखो यहाँ G1 है, तो यहाँ की कंट्रोल V, इसमें स्पेस है तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, एंटर करके इसको रजिस्टर नहीं, क्योंकि रजिस्टर में होता तो हमें रजिस्टर वाला बिल देता, मैंने कहा अनरजिस्टर्ड है जी, और इसको सर हाँ जी
इसका जो पैन नंबर है अपने अपने उससे लिखे है कि नहीं नहीं, ये आपका पैन इसका परमानेंट हो गया आपका। तो ये पी जो होता है इसका मतलब क्या होता है? अच्छा, प्रोप्राइटरशिप फर्म। ये आपका प्रोप्राइटरशिप फॉर्म नहीं, अभी दिखाते हैं जी आपको। देखो इसका पहले टीडीएस कट गया, पहले ये चीज देखो हाँ सर कट गया। कट गया ना ऑटोमेटिक, क्योंकि ये ऑटोमेटिक ही डिडक्ट करेगा। आप देखो इसकी जो क्वेरी थी रिटर्न जी की, ये क्या पी मतलब पर्सन, टी मतलब ट्रस्ट, पी मतलब कंपनी, एफ मतलब फर्म, ठीक है। और वो जो प्रोप्राइटरशिप वाला होता है वो प्रोप्राइटरशिप में भी आपका क्या आएगा, वैसे पी ही आता है उसमें भी। पी आता है ना, तभी कंफ्यूजन हो रही है। हाँ ठीक है, तो ये चीज कोई बात नहीं है, आप पी ही रहेगा आपको स्टेट में। तो यहाँ पे आपको देख लेना कि फोर्थ कैरेक्टर आपको स्टेटस बताएगा आपका, ठीक है। ठीक है। सेव करने का जैसे आप इंटर करोगे, तो यहाँ पे जैसे इंटर करोगे तो यहाँ क्या बना होगा, ऑल्ट सी करके टीडीएस ऑन इवेंट, देन इंटर करके इसको Current liability। तो यहाँ टीडीएस और यहाँ पे रेंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, देन इंटर करके इसको, ये एंट्रीज हो गई। नरेशन आप लिख सकते हो बीइंग ऐसे ड्यू करके समथिंग, तो मेरी डेट सारी चल रही, तो मैं अप्रूव करके इसको 30/4 कर दे रहा हूँ, क्योंकि हर महीने के एंड में ही आप ये ड्यू करके दिखाते हो। और से कंप्लीट यहाँ तक, ये कोई डाउट? कंप्लीट सर। अब यहाँ पे दोबारा कौन सी एंट्री करूंगा मैं, क्योंकि आपको डेट वाइज ही करना है, तो 30 और आप प्रोफेशनल वाली करोगे सर? हाँ जी, तो हम यहाँ आएंगे, क्या करेंगे जी, और सी करके बनाएंगे प्रोफेशनल बी, किस में रखोगे इसे? सर प्रोफेशनल भी इसको करंट लायबिलिटी जीएसटी मान लो, वो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो उन्होंने भी सिंपल सा बिल बनाया, तो नॉट एप्लीकेबल, इसको हम जरूर करेंगे एप्लीकेबल। तो अब यहाँ देखो एक तो बना, आपको ये नहीं सिलेक्ट करना, आपके प्रोफेशनल के लिए अलग कैटेगरी होती है, कौन सी होती है, 194J है ना। यस सर। तो आपको ये दोबारा बनाना है, आप यहाँ खुद लिखोगे, एजुकेशन बोर्ड में आपको ये लिखना पड़ेगा ऐसे प्रोफेशनल पी करके। बट मेरे पास लाइसेंस है, तो मैं करूंगा कौन सी शॉर्टकट बताई थी लाइसेंस के लिए? ऑल्ट एच। हाँ जी, ऑल्ट एच करोगे और यहाँ देखो पी ऑफ प्रोफेशनल सर्विस ऑटोमेटिक ले लेगा। यहाँ पे आपको 10%, अगर आप यहाँ बताना चाहते हो तो कितना था, 2500 रुपए बनेगी इसकी, ठीक है। तो मंथली बेसिस पे 2500 रुपए, देन इंटर करके आप इधर आओगे, जीएसटी नॉट एप्लीकेबल और सेव। यहाँ आपने बताया कितना है जी आपका 45,000। फिर क्रेडिट में और सी करके जब यहाँ पे दे रखा है तो कॉपी पेस्ट कर लो, देन एंटर करके यहाँ पे किस में रखोगे इसको, करंट लाइबिलिटी, ठीक है। अगर ये बिल रेस करके दे रहे हैं तो आप क्या करोगे, इसको वापस क्रेडिट कर सकते हो। फिर मैंने इसको यस करा, और यहाँ के डीएस नहीं, आपको यहाँ बताना है कि इनकी भी क्या अपनी प्रोप्राइटरशिप है, तो आपका इंडिविजुअली है, ठीक है। अगर कोई इनकी पार्टनरशिप होती, और जैसे पार्टनरशिप फॉर्म होगी इनकी, तो वहाँ तो वहाँ मेंशन होगा, बट अभी इंडिविजुअल है, तो यहाँ पे किसी का मैसेज है, हाउस प्रॉपर्टी एंड रेंट पेड टीडीएस ऑन दैट। देखो हाउस प्रॉपर्टी सारी चीज वही है, अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। हाउस प्रॉपर्टी में क्या होता है ना कि देखो एक केस ये होता है कि आपकी इतनी सारी प्रॉपर्टीज है, तो आपका जैसे मान लो कि आपने 4 मतलब आपका यही काम है कि रेंट का आप घर देखो, तो उस केस में क्या होगा, वो आपकी इनकम कंसिडर होगी और आपका टीडीएस कटा होगा, ठीक है। और इन केस आप कोई ऑफिस रहने जा रहे हो, तो आपको आप रेंट दे रहे हो तो आपको टीडीएस काटना जरूरी है, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि आपकी इनकम कंसिडर की जाती है। और सर हम तभी काटेंगे ना 20,000 पे रेंट ले रहे होंगे। हाँ कम ले रहे होंगे तो फिर नहीं काटेंगे। ठीक है राहुल जी, यस सर। ये आपका हाउस प्रॉपर्टी, एक तो देखो जब आप कैलकुलेट करते थे इनकम में, वो आपका इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, आपकी इनकम के अकॉर्डिंग कंसीडर की जाती है, तो सब आपका टीडीएस कटा हुआ होगी। अगर आप वैसी कंपनी हो तो आप उसका टीडीएस काटने वाले बनोगे, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे वही कि अभी इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल बनना, जो स्टेटस होगा आपको सामने वाला पर्सन बताएगा, या पहले उनसे बात कर लोगे, ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से डाल दो, ठीक है। क्योंकि जब आप रिटर्न फाइल करोगे तो रिटर्न में सारी चीजें जाती है डिटेल। फिर एंटर करके यहाँ पे सारी डिटेल आप फिल कर देना, मैं पैन कार्ड बता दे रहा हूँ यहाँ पे।
स्पेस हटा के यहाँ पे अनरजिस्टर्ड और एलो कर दिया TDS, और यहाँ आके फिर आपको ऑल्ट C करके बनाना है TDS। आप बोलोगे वो वाला क्यों है, वो आपका रेंट के लिए था, जिससे क्या रहेगा ना, आप अलग अलग सेक्शन के अलग अलग TDS का बनाओगे तो आपको बैलेंस शीट में प्रॉपर दिखाएगा कि TDS ऑन प्रोफेशनल। इसमें जी ड्यूटी है, टैक्सेस, TDS और यहाँ देखो फी ऑफ प्रोफेशनल सर्विस और सेव करने का जिसको आप कंप्लीट सेव कर दो, अब दोनों ड्यू कर दी, उसके अगेंस्ट हम रिपोर्टिंग देख लेते हैं जरूर कि हमने कहा सबसे पहले हम चलते जी कहाँ बैलेंस शीट, वरना और जी से जा सकते हो बट पूरा वे में भी आपको आना चाहिए। तो देखो ड्यूटी एंड टैक्सेस अलग से शो करेगा कि प्रोफेशनल फीस पे इतनी लायबिलिटी आपकी बन गई, इस तरह से आपको टैक्स जमा कराना है। कौन सी डेट में जमा कराओगे? अप्रैल का TDS सक्सीडिंग मंथ की 7 तारीख को। हाँ 7 तारीख या 7 से पहले, ठीक है। तो यहाँ तो पता चल गया। फिर आप लोग मेरे को जी वैसे रिपोर्ट देखिए, जैसे हम स्टैट्स में जाके देखते हैं प्रॉपर जो पूरा फॉर्मेट दिखाता है, तो आप जाओगे डिस्प्ले स्टैट्स रिपोर्ट, अब GST जैसा TDS और TDS में 26 क्यों कर रहे हैं अभी हम, अदर देन सैलरी 26 क्यों वाला है। तो यहाँ पाओगे, यहाँ देख लो आपको दिखा रहा है टोटल, यहाँ पे भी फॉर्मेट दिखा रहा है जैसे हम GST 1 2 3 भी देख रहे हैं, ये कितना आपका TDS बना, ये डिडक्ट टैक्स नॉर्मल रेट, एंटर करोगे तो यहाँ शो करेगा किस किस का TDS की क्या आपने टैक्सेबल आपकी जो मतलब इसकी जो वैल्यू थी वो, और कितना TDS डिडक्ट करा, किस पीरियड का है, आपने जमा कराया नहीं कराया, यहाँ मेंशन आएगा। प्लस आप यहाँ देखोगे सॉरी यहीं पे, तो यहाँ आपको नीचे देखो अभी अनसर्टेन 0 है, और प्लस यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे भी एक चीज आपको पढ़ना नहीं है, टोटल वाउचर 2, क्योंकि हमने 2 एंट्रीज करी ना अभी, तो यहाँ पूछा इंक्लूड इन रिटर्न, दोनों के दोनों है क्योंकि दोनों ही TDS वाली है, अगर नहीं होती तो क्या दिखाएगा, नॉट रेलेवेंट फॉर इन दिस रिटर्न। अगर कोई गलती कर दी आपने, TDS काटा और ऑटोमेटिक नहीं कटा, आपने वहां मैन्युअली डाल दिया, तो सारा का सारा मिसमैच यहाँ खड़ा हो जाएगा। जैसे हमने GST में देखा था ना मिसमैच आपके बनते हैं, तो इस टाइप से यहाँ दिखाएगा अनसर्टेन ट्रांजैक्शन, ठीक है। और यहाँ पे दिखाएगा TDS आपका आउटस्टैंडिंग, ठीक है, कितना आपने डिडक्ट करके आपके पास रखा हुआ है और आपको गवर्नमेंट के पास जमा कराना है। और ये आपका लेटर विदाउट पेन, जैसे मान लो कोई पार्टी है जिसका विदाउट पेन है और जिसका 20% कटा होगा, और यहाँ पे फिर आपका चलान रिकंसिलिएशन, जैसे अभी कोई नहीं है ब्लैंक है, जैसे हम TDS पे पेमेंट कराएंगे तो हम TDS के जो पेमेंट करा आपकी कब आपकी यहाँ पे क्लियर हो रहा है तो वो चलान बनते हैं, तो उसको आप रिकंसाइल कर सकते हो कि जिससे ये पता रहेगा कौन सा चलान आपने पे करा दिया या कौन सा चलान अभी पे नहीं हुआ है, ठीक है। 27 की आपका जब नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया रहेगा आपका एनआरआई आपका, तो और यहाँ पे रिटर्न बुक होती है, जैसा इनकेस आप टैली से रिटर्न फाइल करना चाहते हो तो यहाँ पे आप रिटर्न बुक में जाओगे तो उस टाइप आप यहाँ प्रॉपर बना के देगा। तो अभी हमें यहाँ से फाइल नहीं करनी, तो हम आते बाहर और क्या करते हैं, ये सबसे पहले जाते हैं जी आप पेमेंट के लिए। पेमेंट से पहले मैं करूँगा कैपिटल इंट्रोड्यूस कर लेना उसमें, क्योंकि वरना आपका क्या होगा, इसके अंदर नेगेटिव फिगर जाएंगे आपकी कैश या बैंक के। तो मैं F6 में गया, कैपिटल इंट्रोड्यूस की एंट्री क्या होती है, कौन बताएगा? कैपिटल टू बैंक, कैपिटल टू बैंक, बैंक टू कैपिटल, हाँ जी कैपिटल टू बैंक ही, क्योंकि ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, क्योंकि हर बच्चा ये एंट्री ज्यादातर गलत कर देता है। मैं ये नहीं कह कॉमर्स बैकग्राउंड विदाउट कॉमर्स दोनों ही गलती कर देते हैं। ये देखा अभी मैंने आपसे पूछा था क्या करो, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसमें ना पैसा आ नहीं रहा, जा रहा है, क्रेडिट वाला भी बढ़ेगा ना, डेबिट और क्रेडिट। आपको ये करना है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो यहाँ पे हम और सी करके बनाएंगे। सबसे पहले कैपिटल, मैं अभी नाम नहीं है इसलिए नाम नहीं ले रहा, किसी का कैपिटल लिख रहा हूँ अंडर कैपिटल के ग्रुप में। कुछ नहीं करना, GST को भी कुछ नहीं, अंडरस्टैंड करके सेव कर देना है। कितनी तो मैंने कहा 5 लाख रुपए की कैपिटल इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ मैं, और यहाँ पे और सी करके SBI बैंक अंडर बैंक। अब डिटेल फिल नहीं कर रहा, इसको भी हम सेव कर दे रहे हैं जल्दी से, जैसे हमारा बैंक नेगेटिव है। हम F5 में जाएंगे। F5 में जैसे मान लो मैं पार्टीज को पेमेंट कर रहा हूँ, तो पार्टीज को आप बोलोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, 5 तारीख को मैं प्रियंका और क्या नाम है आपका राजवाला दोनों को पे कर रहा हूँ। तो आप बोलते हो जी एक ही वाउचर हम कर रहे, तो एक ही वाउचर में करने का मीनिंग पता है क्या? अब ये दोनों एक ही घर में तो रहते नहीं होंगे, ये बताओ। क्योंकि ना कुछ बच्चों का बहुत सी क्वेरी रहती है, हर बैच में मैंने सुना है कि हम सर इसको एक ही वाउचर में डाल देते हैं, दोनों को डेबिट करके टू बैंक दिखा देते हैं। बट इसका पता है क्या, जब आप बैंक रिकंसिलिएशन करोगे तब आपके बैलेंस मैच नहीं होंगे। वहां पे एंट्री कितने से खड़ी होगी, उसका 40
और 54 दोनों को एग्रीगेट करके क्या आपका समथिंग 94 समथिंग करके मतलब 94 या 5 बनेगा आपका 1000। फिर आप बोलोगे यार बैंक से तो कितना कितना जा रहा है 40 और 54 अलग अलग, बट यहाँ कितना दिखा रहा है एंट्रीज में 94 या 95 समथिंग। तो इसमें आप बैंक रिकंसिलिएशन कोई सी कंफ्यूजन हो सकती है अगर इनकेस आपको याद ना रहा। तो इसलिए आप हमेशा याद रखो हर पार्टी या हर वाउचर में एक बार में आपको एग्रीगेट नहीं करनी, अलग अलग सेपरेट आपके वाउचर्स पास करने पेमेंट के। क्लियर यहाँ तक? यस सर। ये बच्चों की डाउट है आपका कोई ऐसा एक्सपेंस है जो कि मान लो एक ही जगह आप गए वहां पे खर्च कर रहे एक ही दिन में, तो आप कर सकते हो एक्सपेंस जो कि जिसको कोई टीडीएस वीडीएस कुछ कोई ऐसी लाइबिलिटी नहीं बनती। ठीक है ठीक है सर। तो हम क्या करेंगे जी 1 बाय 1 करेंगे। जैसे राज वाला सेलेक्ट करा 54,000 देन एंटर करके यहाँ पे इसमें जी हमने क्या एसबीआई बैंक क्योंकि आपका 10,000 तक का जो भी कोई ऐसा एक्सपेंस होता है उसी को हम पे कर सकते हैं कैश में। फिर हमने कहा जी इनका प्रोजेक्ट 4500 उसको भेज दिया बैंक से। सर सुबह सर बताए थे निशान सर कि 10,000 तक 10,000 से नीचे ही करना पड़ेगा। हाँ मतलब 10,000 भी डिसअलाउ कर देंगे। हाँ मतलब आप सोचो हर बारी 10,000 से डाले जा रहे हो तो वो भी फिर वो देखनी ना होता है। और एक चीज वो याद रखना है इसको कि इसकी जो डेट है हमने कहा हम उसको अगले महीने की 5 तारीख को दे रहे थे, 5/5 कर दे रहा हूँ जी। उस वाले की नहीं कर पाए दूसरी भी कर देते हैं हम पेज अप करके। जब पेज अप से नहीं आ रहा तो हम ऑल्ट जी करेंगे और चले जाएंगे डे बुक में। आप यहीं से सारी चीजें ऑल्ट जी करके रन एंटर करके यहाँ पे हम आ जाएंगे कौन सी पेमेंट की जी तो इसको भी 5/5 कर दें। तो यहाँ तक तो आपका सिंपल था जी आपने जो इंक्रीज करी। अब मैंने कहा मैं क्या कर रहा हूँ 7 से पहले जमा करा रहा हूँ टीडीएस। बस टीडीएस में एक चीज होती है आपको शॉर्टकट लिख लो कंट्रोल ऐप, क्योंकि ये स्टैट्यूटरी पेमेंट है तो कंट्रोल ऐप करना जरूरी है जी। नहीं करते तो भी चलेगा बट कर देते तो इन्फॉर्मेशन ली जाएगी वो आपके ऊपर है जी। तो स्टेट पेमेंट में आप गए टाइप ऑफ टैक्स में टीडीएस सेलेक्ट करना है। जैसे हम जीएसटी केस में जीएसटी कर देते हैं यहाँ पे टीडीएस करने के बाद पीरियड ऑटोमेटिक ले लेगा यहाँ पे 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के महीने में जो हमने टीडीएस दोनों से काटे हैं और कौन सी लास्ट डेट में काटे होंगे ऑटोमेटिक ले लेगा। तो ये आपको कुछ चेंज नहीं करना, आपको एंटर करके आना है। आपकी रेट उठाएगा एक जो भी उठा रहा होगा तो यहाँ पे 1 से 1/5 करना आप लोग क्योंकि आप एजुकेशन मोड पे कर रहे होगे। ठीक है हाँ जी ठीक है सर। कहीं आप जाके 30 में करो 30 में उठाएगा आपकी। तो मैंने एंटर करा यहाँ पूछेगा टिल डेट आपने जैसे 2 अप्रैल में काटा तो 2 अप्रैल आ जाएगा। मैंने 30 का करा तो 30 आ गया। यहाँ पे सेक्शन पूछ लेगा। सेक्शन में क्या करना है आपको 1 बाय 1 करके कर लो क्योंकि आप जब चालान जमा कराओगे तो आपका बैंक से 1 बाय 1 करके ही जाएगा जब पोर्टल पर आप पे करा दो। ये तो है नहीं कि एक साथ ही हो जाएगा। ठीक है हाँ जी अगर आपको याद रहता है कि आप एग्रीगेट टीडीएस जितना पे कराया तो आप क्या करना ऑल आइटम कर देना, दोनों का सेलेक्ट कर लेगा और दोनों का यहाँ पे फिर एक कंफ्यूजन पता है क्या रहती है इसमें कि मान लो आप कोई कंपनी थी और एक नॉन कंपनी थी तो हम दोनों को यूज नहीं कर पाएंगे ना फिर इसमें। या मान लो ऑल आइटम इसमें भी आपने कर दिया अगर आप लीड रखना चाहते हो और रेजिडेंट नो रेजिडेंट में आपने ऑल करना ऑल कर दिया वरना एक कर दिया और यहाँ पे बैंक तो इस टाइप से आपको शो कर देगा। ठीक है हाँ जी सर। अब मैंने कहा कि अगर आप अगर तो ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो तो ठीक है बट अगर आप ऑफलाइन पेमेंट करने जा रहे हो कहाँ पे बैंक में तो आप टीडीएस का चालान टैली से जनरेट कर सकते हो। कैसे जी आपको यही एंट्री ओपन रखनी है इसको करना कंट्रोल सी और प्रीव्यू चेक करना। प्रीव्यू में क्या रहेगा ये चालान आपको मिल जाएगा। 2 चालान मिलेंगे जी आपके। ठीक है हाँ जी और एक चीज और लिख लो जो कल मैंने पढ़ाया था उसमें एक चालान रह गया था जी। आप टीडीएस जो डिपॉजिट करोगे आपको पता है 7 तारीख को बट आपको कौन सा चालान तो चालान 281 लगता है इसके लिए। ठीक है सर उसे एक कर दो कि आप इस ऑल आइटम में रहने दो क्या जी ऑन कर दो या 1 कर दो वो आपके ऊपर है जी। 1 आसान रहेगा तो कंफ्यूजन नहीं होगी। जैसे ये तो मैंने ये सेफ नहीं करना मैं वापस आया कंट्रोल एफ करा मेरा स्टेट पेमेंट टीडीएस यहाँ पे ऐसा है तो एक सेक्शन उठाया मैंने पहले रेंट वाला फिर रेंट का शो करेगा और यहाँ पे वो नॉन कंपनी थी रेजिडेंट था बैंक से पे कर दिया। इसका सिंगल चलान देखना जाता फिर भी आप देखो सिंगल चलान आ जाएगा। ठीक है और इसको मैंने सेव कर दिया। जैसे चेक भी लेना यहाँ पे क्योंकि आपको पता है ई फंड ट्रांसफर जैसे ऑनलाइन कर दो
फिर आपने कहा जी हाँ वापसी आए, फिर कंट्रोल F करा, TDS यहाँ आके 194J पीओ प्रोफेशनल नॉन अकाउंटिंग, यहाँ पे SBI बैंक, और उसको भी क्लिक कर दिया। ये करने के बाद ये तो आपने चालान वालान पेमेंट वेमेंट सब देखे, और रिपोर्टिंग पे दोबारा चल रही है। रिपोर्टिंग में एक चीज है आपकी कि आप यहाँ गए स्टेटमेंट रिपोर्ट TDS, तो यहाँ देखना TDS आउटस्टैंडिंग का क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है, आपका यहाँ शो नहीं करेगा। और जब हम फॉर्म 26Q की रिपोर्ट देखते हो तो यहाँ आप देखोगे डेट टेबल, और यहाँ पे क्या होगा जी आपका ये अमाउंट पेड दिखा देगा, ठीक है। पहले यहाँ पे टेबल में से शो कर रहा था, फिर आप देखोगे चालान रिकंसिलिएशन, अब आपके 2 चालान यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, ये 2 चालान आ जाएंगे। इनको आप कर सकते हो कि जैसे मान लो आपने ऑनलाइन पेमेंट करके खत्म कर दिया, तो आपने कहा मैंने पेमेंट करा दी, तो ये चालान यहाँ बन चुके हैं, तो आप इसको भी क्लियर कर सकते हो। हाँ मैंने ऑनलाइन चालान पे कर दिया, यहाँ हट जाना चाहिए, तो आप क्या करोगे इसको यहाँ आके Alt R रिकंसिलिएशन किया, आप F5 से नहीं Alt R से, तो यहाँ इसके सेलेक्ट Alt R करा, यहाँ देखो डेट वेट डालने के लिए कौन सा सेक्शन था, और यहाँ पाओगे अगर चेक से करा तो यहाँ पे डिटेल, अगर आपने चेक नहीं करा, आपने करा जी ऑनलाइन पेमेंट कराई, तो उस समय BSR कोड जनरेट होता है 7 डिजिट का, ठीक है। तो 7 डिजिट का कोड आप यहाँ लिख दोगे, फिर चालान नंबर, तो चालान नंबर कौन सा है जी, ये वो वाला नहीं 21 वाला, ये वो वाला है जो आप पेमेंट करते थे, आपका पेमेंट की डिटेल आती है, याद हो। यस सर। तो उसमें ये मिलेगा आपको, तो आपको मेंशन कर देना जो भी आपको नंबर मिला। फिर यहाँ पे किस डेट में करा था, तो मैंने 5/5 किस बैंक से SBI ब्रांच, अगर आपको मेंशन करना कर देना। फिर आप यहाँ आके फिर सेम एज यहाँ पे भी जो आपका नंबर मिला होगा वो 7 डिजिट का, फिर यहाँ पे चालान आपका नंबर जो आपको मिला होगा यहाँ पे 5 तारीख को कर दिए, सॉरी बैंक, और ये सेव हो गई, क्लियर हो गया। आपने कहा जी क्लियर हो गया, मेरे को चेक करना उस मंथ मैंने कितने चालान जमा कराए, तो आप F8 कर देना, शो कर देना, ठीक है। कुछ मैंने शॉर्टकट हाथ के साथ बताए हैं, आप उनको देखना वीडियोस में, अगर आपने अभी लिखे नहीं है तो, और उनको लिख भी लेना, और जब आप खुद करोगे तो उनका यूज भी जरूर करना है, ठीक है। तो ये था सबसे पहले जो TDS के कॉन्सेप्ट, उसकी एंट्रीज जो कि आपको करने सबसे पहले आनी चाहिए, उसके बाद फिर इसमें एडवांस चीजें देखेंगे जो नेक्स्ट क्लास में। सबसे पहले आपको इतना कंप्लीट कर लेना है। तो कोई किसी को इसमें डाउट या कोई प्रॉब्लम तो बताइए जी, या वरना फिर आज की क्लास खत्म कर दे जी। हाँ जी सर कल आप कह रहे थे कि क्या कहते हैं जब डिडक्टिव केस होगा, मतलब जिसका डिडक्ट होगा तो उसको TDS से भी लेना देना नहीं है, उसको अभी कुछ लेना देना नहीं ना, जब उसकी वो अपनी बुक में लेना देना रखेगा ना, अपनी बुक में इनकम शो करेगा ना। हाँ अभी वो अभी आएंगे, वो टॉपिक पाएंगे। नहीं नहीं, मैं जो क्वेश्चन कर लिया उसी की बात कर रहा था, पहला जो मेरा स्टार्टिंग में दिया था। हाँ तो उसमें वही है ना कि अपने दिखाएंगे ना कि जनरल में इनकम हुई है। हाँ सर मैं वही पूछना था। हाँ वो इनकम हो गया, प्लस आगे उसकी एंट्रीज भी हम करेंगे इसके अंदर, टैली के अंदर, क्योंकि वो केस भी मान लो आप इनकेस आपकी कंपनी है वो ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रही है और उसमें TDS भी कट रहा है, तो आपको क्या है जी उसमें फिर TDS कट रहा है तो आपको देखना आना चाहिए जी, तो उसको रिकॉर्ड करना, ठीक है जी। और किसी को डाउट? फिर मिलते हैं जी आपकी नेक्स्ट क्लास में, इसका आगे का टॉपिक जो TDS में एडवांस चीज आएगी, जैसे नॉर्मल। हाँ पूछे सर, जैसे फ्रेट के ऊपर तो जीएसटी चार्ज करते हैं, जैसे मान लो कि मैंने कुछ मंगाया और फ्रेट चार्ज भी लगा हुआ है, तो फ्रेट के ऊपर भी जीएसटी लगता है या नहीं लगता? देखो GST लगता है आपका ट्रांसपोर्टर, अगर वो ट्रांसपोर्टर है क्या है, मतलब आप कोई वैसे पर्सन ने बिल काट के लगाया है या आपके ट्रांसपोर्टर ने लगाया, ये भी इस कंपनी ने? हाँ लगता है जी, बिल्कुल लगता है। जो रेट आपके प्रोडक्ट होंगे वही रेट चार्ज होगा आपके फ्रेट पे। वो वाला केस भी मैंने कहा, एडिशनल कॉस्ट के एक वाली वीडियो देखना, शायद आपकी जो टैली का ट्रेडिंग वाला पार्ट है ना जी, उसी वाले कॉन्सेप्ट में दिखाया एडिशनल कॉस्ट अगर आपकी लगती है बिल में, तो उसमें किस टाइप का आप टैक्स डिफाइन करोगे, इसमें किस टाइप का प्लेजर बनाओगे, कि जिसमें आगे जब आप बिल रेज करोगे रिकॉर्ड करोगे तो इसी टाइप का आपको इशू क्रिएट ना करे। ओके चलेगा, क्योंकि आपका असाइनमेंट नंबर 2 के अंदर ना वो जो है आपने जीएसटी चार्ज नहीं कर रखा उसके ऊपर, फ्रेट के ऊपर बिल पे, मतलब देख लेना है बढ़िया, वरना मेरे को नोटिस कर मतलब दिखा देना क्या चीज है, वरना भी देख चलेगा, ध्यान नहीं है। बाकी वो वीडियोस देखना, उसमें क्लियर हो जाएगा आपका, अगर नहीं होता तो फिर बताना, ठीक है सर हाँ जी।
सर मैंने एक्सपोर्ट वाला करा था तो उसमें ना रिपोर्ट्स में दिख नहीं रहा GSR 3D में कोई भी अमाउंट नहीं ला रहा है। उसमें ना मिसमैच आ रहा हुआ है। आपने डेट नहीं देखी होगी, डेट आपने देखो अप्रैल का देख लिया होगा और आपने चढ़ाया के लिए जुलाई है, ठीक है। ये चीज गलती कर रहे हो। जैसे आप जब जीएसटी मांगोगे डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, जैसे मान लो आपने बिल चढ़ा जुलाई में, जीएसटी की रिपोर्ट ना सबसे पहले जो खुलती है आपकी अप्रैल की खुलेगी, तो अगर उसकी डेट देख लेना या वरना यहाँ पे मिसमैच देखना। सर वो वाली एंट्री मैंने अप्रैल में की थी और मैं F2 से इसको अप्रैल में ही ला रही थी पर हो नहीं रहा वो डेट। अप्रैल में ही करेंगे तो अभी कहाँ चेक हो रही है ये बताओ। एक मिनट सर मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी वो एरर। हाँ जो भी एरर आएगा मेरे को बता देना, मैं चेक करता हूँ। अगर कुछ में वैसा होगा तो बता देंगे वैसे वहीं पे, वरना कल क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आप लोग कंपनी का डाटा भेज देना, ठीक है सर। ठीक है। टैली की और असाइनमेंट मिल सकते हैं। टैली के असाइनमेंट देखो ज्यादा तो अपलोड है, बाकी वरना मैं आपको भेज दूंगा। जिस जिस क्लास से आपको वहाँ से प्रोवाइड नहीं हो रहा मेरे को एक बार बता देना, ठीक है। पड़ जाएगा ठंडा ठीक है। जमीन जी की पर वो कुछ खाओ भी हो कब निकल गया ये क्या है और वो दिमाग ही खराब है। यार